यहाँ से बंद कर दूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा काइंडली कंफर्म कीजिए, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जो बेटा घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है? जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें, क्या आपको आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, अगर इसमें वो ठीक है। जो बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं बेटा काइंडली कंफर्म करें मैसेज करके, क्या आपको आवाज़ आ रही है?
जी बच्चे, आपको आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। क्लियर आवाज आ रही है? कोई मसला नहीं। अच्छा, आप आवाज चेक करें। जी अच्छा, चले जब तक आते हैं वो मैं बता देता हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, उम्मीद है अब आ रही हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, एग्जांपल्स डिस्कस की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किसे कहते हैं, क्या बताया था हमने? नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने कहा था ये नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है डिसीजन मेकिंग करनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग को कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं। ठीक है बेटा, आवाज क्लियर है? जी, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और मैंने कहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कौन सी, यानी डिसीजन मेकिंग की कौन सी 3 टेक्निक्स हमने बात की थी? है हाँ जी, पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर। हमने जो स्टार्ट किया था कल प्रीवियस लेक्चर में, हमने पे बैक पीरियड पे बात की थी। वैसे तो हर टेक्निक में मैंने 3 बातें या 4 बातें करनी है। ये माइक मैंने ऑन किया तो आवाज आ रही है, वो से नहीं आ रही। इस ऑफ माइक को ऑन किया तो आवाज आई है। दोबारा वापस वहीं पे। अच्छा, चलिए उस वक्त तक मैं बताता हूँ जी। हर टेक्निक में ना मैंने 4 पॉइंट्स को कवर करना है। मैं बताऊं या ना बताऊं, आप देखिएगा, आप नोटिस करेंगे मैं हर मेथड में 4 चीजें करवा रहा हूँ। मसलन पे बैक की डेफिनेशन, एनपीवी की डेफिनेशन, आईआरआर की। उसके बाद मैं करवाऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पे बैक की कैलकुलेशन, एनपीवी की कैलकुलेशन, आईआरआर की कैलकुलेशन। तीसरी चीज मैं आपको करवाऊंगा कि फैसला कैसे लेना है, डिसीजन रूल। पे बैक ज्यादा हो तो सिलेक्ट करना है या कम हो तो सिलेक्ट करना है, वो कल बताया हमने। ठीक है, पे बैक कम से कम होना बेहतर है। तो डिसीजन रूल करेंगे। और चौथे नंबर पर अपने एमसीक्यूज के लिए हर टेक्निक के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो क्रैमिंग आपको इनकी करनी पड़ेगी। एक इसकी क्रैमिंग करनी है, दूसरा जरा कैलकुलेशन का प्रोसेस आना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से क्रैम होगा। ये आपको बैठ के क्रैमिंग करनी पड़नी है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो जब भी बच्चे पूछते हैं याद क्या करना है, तो मैं कहता हूँ जी अभी जो फाइनेंस का पोर्शन चल रहा है बेटा, उसमें सिर्फ आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना। और याद भी क्या करना है, मेन उसकी हेडिंग्स, बाकी अपने अल्फाज में वहां इलेबोरेट करना है। वर्ड बाय वर्ड अगर आप याद कर रहे हैं तो फिर आपके लिए काफी बर्डन हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आपका एक्सप्रेशन कैसा है, मुझे नहीं है। मैं तो पॉइंट्स बताऊंगा, नोट्स में अवेलेबल है, आप उसको जितना चाहे एक्सपैंड कर लें, जितना चाहे शॉर्ट कर लें। तो हमने कहा था पे बैक पीरियड क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स के बाद असल पैसे हमें कितने अरसे में वापस रिकवर हो, असल पैसे कितने अरसे में रिकवर होंगे, ये हमने कहा था। आते हैं जरा दोबारा इधर, यही पढ़ा था ना पे बैक पीरियड की डेफिनेशन के, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में वापस रिकवर होती है, इसको रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन के तरीके थे। कैसे पता चलेगा कौन सा तरीका अप्लाई होना है? अगर तो हर साल के इक्वल इनफ्लोज आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला था। और अगर हर साल के अनइक्वल कैश फ्लोज हैं तो वो मैंने एक टेबल सा बताया था, कहते हैं टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। वो टेबल सा था, एक एक साल को देखना पड़ता है वो। ठीक है, आज उसके थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा टेबल। ये दो नोट्स आपको याद रखने हैं कि पे बैक पीरियड में प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं होता, कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं। और कैश फ्लोज भी कौन से लेने होते हैं? आफ्टर टैक्स।
ठीक है, कैश फ्लोज का मतलब होता है सेल, एनुअल सेल माइनस एनुअल एक्सपेंस अदर देन डेप्रीसिएशन। सेल में से अगर वो एक्सपेंसेस माइनस किए जाएं जो सिर्फ कैश में पे किए जाते हैं तो बेटा फिर ये कैश फ्लो कहलाता है। अगर मैंने डेप्रीसिएशन को लेस ना किया हो तो वो कैश फ्लो है। विदाउट डिडक्टिंग द डेप्रीसिएशन जो आपके पास ये आएगा ये कैश बिफोर टैक्स है। इसमें से माइनस करके टैक्स आपने आफ्टर टैक्स कैश फ्लो लेने होता है। क्या लेना होता है? एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए भी बता रहा हूँ। पेपर में मैं पूछ ले जी पे बैक के लिए बताओ कैश फ्लो बिफोर टैक्स लेते हैं या बची। बेटा हमारे लिए यहाँ पे सारी सेल कैश ही एज्यूम, सारी सेल कैश ही एज्यूम है, ठीक है। मतलब क्योंकि हमने सेल में दोनों पैसे होती हैं लेकिन हम एज्यूम करते हैं यहाँ सारी सेल कुछ ना कहे तो वो कैश की सेल है, ठीक है। आ जाए जनाब आगे, वो क्या कहता है, अगर आपको प्रॉफिट दिया हो, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि प्रॉफिट निकालते हुए इसमें से क्या लेस हो चुकी होती है, तो प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रॉफिट से किस पे जाना है, बताया था क्या करना है। प्रॉफिट निकालते हुए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस किया था आपने उसका रिवर्सल करना है, और किसी भी माइनस का रिवर्सल करना हो तो उसको ऐड बैक करके रिवर्स करते हैं। फिर क्लियर, रिवर्सल करने उल्टा जा रहे हो, बैक जा रहे हो, प्रॉफिट से बैक जा रहे हो तो जो माइनस हुई है वो ऐड बैक, और जो ऐड हुई है वो माइनस, ठीक है। आगे डिसीजन मेकिंग रूल क्या होता है पेबैक का, अगर तो एक प्रोजेक्ट है या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बताया था आपको मल्टीपल में से एक सिलेक्ट करना हो तो वो सिलेक्ट करे प्रोजेक्ट जिसका पेबैक सबसे शॉर्ट है, और अगर प्रोजेक्ट ही एक हो उसको फिर आपस में तो किसी चीज से कंपेयर नहीं हो सकता, फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या फिक्रा लिखा होता है एक्सेप्टेबल का, प्रॉपर लिखिए। वो इंग्लिश गलत हो जाएगी कोई मसला नहीं यार, इंग्लिश का पेपर नहीं है ये, आप बताएं तो आपको समझ आती है। हाँ क्या, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट एवरी प्रोजेक्ट विच हैज अ पेबैक पीरियड ऑफ 3 years और इस तरह मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या लिखा होगा, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एक्सेप्ट एनी प्रोजेक्ट एज पेबैक पीरियड ऑफ 3 years टू, जो भी होगा, ठीक है। इंग्लिश पे नहीं, मतलब मैनेजमेंट की जो पॉलिसी में पेबैक दिया होता है क्वेश्चन में, दैट इज योर एक्सेप्टेबल पेबैक, और हमारे प्रोजेक्ट का पेबैक एक्सेप्टेबल पेबैक से कंपेयर किया जाएगा और उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये बातें हमने कर ली। मेरिट्स डिमेरिट्स रह गए थे, जाती दफा हमने इसको नहीं किया था। तो जी मेरिट्स क्या है इसके, यानी फवायद और नुकसानात क्या हैं जी। पहला फायदा, पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना आसान है, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो मैंने 5 मिनट में डिस्कशन कर ली थी, बाकी तो मैं एग्जाम के ट्विस्ट बता रहा था। तो इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू, जिसने कभी भी सीए नहीं किया हुआ अगर आप उसे भी बता देना पेबैक आपके असल पैसों का रिकवरी है तो वो फटाफट समझ जाएगा। उसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कैश फ्लोज। क्या इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन का मतलब ये काम की बात है, ये आपने रट्टा लगाना है। आगे साइड वाली इंग्लिश को रट्टा लगाने की जरूरत, या रेड कलर में होगा, वैसे यहाँ शायद अभी कलर प्रोमिनेंट ना हो रहा, रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, नोट्स में इटैलिक किया हुआ है ताकि आपको काम की बात पता चल जाए, आपने उसी को याद करना है। पे बैक पीरियड में क्या यूज किया जाता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर लेस रियलिस्टिक, लेस रियलिस्टिक एज कंपेयर टू, दूसरी एक और वजह लिखी हुई क्या नोट्स में, अच्छा ये जरा करेक्शन है वहां पे नोट्स में थोड़ी, वो क्योंकि ये मैंने एडवांटेज से सीए फाइनल की किताब से उठाए हैं, आई कैप की किताब में पेबैक पीरियड का टॉपिक ही मिसिंग है, पेबैक पीरियड सिलेबस में है लेकिन आई कैप की बुक में बाय चांस मिसिंग है, तो इसीलिए फिर मुझे वहां से वो मैंने, जब मैं वो वहां से अपने सीए फाइनल के नोट्स में उठा रहा था तो साइड पे कहीं एआरआर लिखा होगा, शायद लिखा हुआ नोट्स में एआरआर, वो
ARR वाला फिक्रा कार्ड, ARR वाली ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने, ये सही स्टेटमेंट है, नोट्स में जरा करेक्शन कर लें। ये वैसे आपको मिल भी जाएगा, बाद में आप करेक्शन कर लीजिए अपने नोट्स में। आपको पता है कल अपलोड हुआ है ड्राइव पे, वो जो कल का लेक्चर है हमने किया था अपलोड, ड्राइव पे अपलोडेड है। ड्राइव का जो एड्रेस है वो आपके व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ये ड्राइव का एड्रेस था, गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है ये, पता नहीं किधर है वो, यहाँ था मैंने, कि आपने जहाँ गूगल टाइप करते हैं ना www एड्रेस बार में, उसमें टाइप करें ओपन हो जाएगा। तो ये डेली का पेज जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको वहां मिल जाएगा। वैसे आप भी कॉपी पे लिखें, क्योंकि जो आप अपने हाथ से लिखेंगे उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस और है। बाकी मैं करके लाऊंगा जी। नहीं समझ आ रही बात? पेबैक में क्या इस्तेमाल होता है? प्रॉफिट के कैश फ्लोज, कैश फ्लोज रियलिस्टिक हैं कि नॉन रियलिस्टिक? क्योंकि प्रॉफिट में ना कुछ अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से जजमेंट सप्लाई की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन पता नहीं की पाया मैं, तो मैं उसको कहता हूँ अकाउंटेंट के दिमाग का फतूर है। जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उससे लगाव शो करूंगा, जब मैं इस सब्जेक्ट में बैठूंगा तो उससे नफरत का बात करूंगा। वैसे हमने आपने दोनों से नफरत नहीं करनी, क्योंकि अभी आपका वो ओढ़ना बिछोना और आपको आगे जाने के लिए जरूरी है। लेकिन जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं प्रॉफिट की आत्मा रोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं प्रॉफिट नहीं अच्छा, कैश फ्लो आर मोर रियलिस्टिक, ठीक है। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कैश फ्लो इस्तेमाल होते हैं। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आगे चलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैंने कमेंट दिया है, इन एडिशन के अलावा एक और आर्ग्यूमेंट क्या है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जेब से पैसे जाते हैं, प्लांट लिया, मशीन लिया, तो आने भी तो पैसे देखने चाहिए ना, कि जो लगाए हैं पैसे कैश, उसके बदले कितना कैश आया। तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि कैश में है तो रिकवरी किसमें देखनी, ये भी आर्ग्यूमेंट है। और नेक्स्ट, तीसरा फायदा क्या है, जिन बिजनेसेस के पास पैसों की कमी होती है, लिक्विडिटी कंसर्न, लिक्विडिटी कंसर्न का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ लिक्विड कैश। जिन कारोबार के पास या बिजनेसेस के पास लिक्विड कैश की कमी होती है, वो चाहते हैं कि यार पैसे जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। जो पैसे हमने 8 लाख लगाया ना इन्वेस्टमेंट में, ये जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। क्यों? उन्हें उसको कहीं और यूज करना होता है। तो लिमिटेड कैश वाले बिजनेसेस के लिए ये टूल उनकी साइकी को, पेबैक पीरियड ऐसे बिजनेसेस की थॉट को फॉलो कर रहा है, उनकी साइकी को मैच कर रहा है, उनकी साइकी को सेटिस्फाई कर रहा है। बात मेरी समझ आई आपको? मेरा एक बिजनेस है, मेरे पास कैश की शॉर्टेज रहती है, मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करूं और मेरे असल पैसे जल्दी से जल्दी आए, ताकि मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकूं या कहीं खर्च कर सकूं। और पे बैक पीरियड की भी यही खूबी है, ये वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करवाता है जो सब जल्दी से जल्दी आपके असल पैसे क्या कर देता है। थिंकिंग मेरी प्रेफरेंस को मैच कर रहा है मेथड, समझ आ रही है? लेकिन जिन बिजनेसेस के पास कैश की शॉर्टेज नहीं है, वो कहते हैं प्लेबैक छोड़ो, कोई और मेथड अच्छे वाले से डिजाइन करें, उनके लिए ये साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्विड का मतलब होता है ना आसानी से उसको और चीज में कन्वर्ट किया जा सके। आपने अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा करंट एसेट्स के अंदर लिक्विड या कोई एसेट्स, कोई सी लिक्विड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग, इंट्रो टू अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है तो वहां आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा। अच्छा जी, पे बैक पीरियड के फ्लॉज बहुत ज्यादा है, खामियां बहुत ज्यादा है, और खामियों पे शायद एमसीक्यूज आए। पहली खामी, इसका आंसर डॉलर में या रुपीज में नहीं होता। डॉलर में या रुपीज में तो हमें पे बैक पीरियड से ये नहीं पता चलता कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा। ये मेथड शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड नहीं है। और वो मेथड आपको शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताएगा जिसका आंसर रुपीज में या डॉलर। अगर पे बैक का आंसर रुपीज में होता ना तो मैं कहता ये बताएगा कि शेयर होल्डर की वेल्थ कितने रुपीज से बढ़ेगी। पे बैक पीरियड का आंसर क्योंकि किस में होता है, ईयर्स में या मंथ में, इसीलिए ये हमें क्लियर बताता नहीं कि हमारे शेयर होल्डर की या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में कितना इजाफा होगा। बात मेरी समझ आई? शेयर होल्डर वेल्थ का पता कहां से चलता है?
नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ का पता कहाँ से चलता है? किसी भी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर हमारी अभी मार्केट वैल्यू है 25 बिलियन रुपीस। आप प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं और 2 बिलियन का वो डॉलर का ही रुपीस का प्रोजेक्ट है, तो आपकी मार्केट डेफिनेटली 25 से ऊपर बढ़ के तकरीबन कितने पे चले जाना है? 27 मिलियन पे जाना है। ठीक है, जो भी मेथड आपको रुपीस में आंसर देता है ना, उस मेथड से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मार्केट वैल्यू कितने रुपीस से इंक्रीज, इसमें नहीं पता चलेगा। इसका जवाब रुपीस में है ही नहीं। इसका जवाब किस में है? हर वो मेथड जिसका जवाब परसेंटेज में या रुपीस में नहीं है, उसमें ये फॉल्ट आप लिख, ये यूनिवर्सल फॉल्ट है। हर उस मेथड का जिसका आंसर रुपीस में, और हर उस मेथड जिसका आंसर रुपीस में है, ये उसका एडवांटेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और वो मेथड एक ही है जिसका आंसर रुपीस में होता है, विच इज एनपीवी। 3 मेथड पढ़ने ना हमने, इसका आंसर रुपीस में होता है। तो एनपीवी इसीलिए कहते हैं सबसे सुपीरियर टेक्निक है, क्योंकि वो शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा प्रोजेक्ट करने के बाद वो बता देते हैं। आगे नेक्स्ट अगले वाला मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑल कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड आर इग्नोर्ड। इसका क्या मतलब है कि जहां आपके असल पैसे रिकवर हो गए ना, उसके बाद वाले कैश फ्लो आप नहीं देखते। मैं अब आपको, कल आपने एक एग्जांपल की थी, मैं आपको उस एग्जांपल पे लाता हूँ। ये हमने की थी एग्जांपल ये वाला, हाँ ये सवाल किया था ना हमने जी। कि अब उसमें मैंने गंद बड़ा मारा हुआ है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी 2 प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और इधर इन्वेस्टमेंट भी है 1 लाख। दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ मिसाल के तौर पर कितने साल है? 5 साल है। 40 जी जनाब, ऐसे एज्यूम डेटा है ये। मैं किस पॉइंट को, अगर मैं इसको नंबरिंग कर लूँ जरा इस बुलेट्स में, मैं किस पॉइंट को जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ? पॉइंट नंबर 4 की जस्टिफिकेशन के लिए मैंने ये एग्जांपल दी है। अब इस एग्जांपल के मुताबिक अगर हम देखें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रोजेक्ट ए में, वो पैसे कितने अरसे में रिकवर हो जाए, टेबल नहीं बनाना, वैसे ही देख के पता चल रहा है। 2 साल में पैसे रिकवर हो रहे हैं, आंसर 2 इयर्स है। इधर हमारे पैसे कितने सालों में रिकवर हो, दोनों में से कौन सा बेहतर समझा जाएगा पे बैक की बात। हालांकि आप देखें अगर उसकी थोड़े बाद वाले सालों में देखें ना, इसके हालात क्या हैं? ये माइनस में जा रहा है। और इसके हालात क्या हैं? ये ज्यादा है, ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसने ज्यादा कमाई है। देखो वो माइनस करके मेरा ख्याल है कुछ बचे ही ना आपके पास। तो ये आइडियल एग्जांपल मैंने दिया है इस चीज को समझाने के लिए कि पे बैक पीरियड की खामी ये है कि जहां आपके असल पैसे वापस आ गए, उसके बाद प्रोजेक्ट के साथ क्या बनेगा, कहाँ जाएगा प्रोजेक्ट, हम उन सालों के, अगले सालों के कैश फ्लोज पर। अब ये पता है फैसला गलत है हमारे, बैक का फ्लो है। अकॉर्डिंग टू पे बैक हमारा प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट होना है? ए। लेकिन जब आप किसी एनपीवी या कोई और मेथड से फैसला करेंगे ना, तो मैं भी बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट असल में ई सिलेक्ट होगा। समझ आ गई है? किस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई? सबको आ गई बेटा? जी, ये पूछे। एंड ऑफ ईच ईयर पे ज्यूम कर, हाँ एंड ऑफ ईच ईयर पे, एंड ऑफ ईच, मसलन ये अगर 1 है ना, ये आज इन्वेस्टमेंट, आज आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 जनवरी 2020 को, तो ये जो 1 है ना, इसका मतलब 31 दिसंबर 2020
31 दिसंबर 2021 ये ज्यूम होता है। ठीक है, आज मैंने आगे ना टाइमलाइन पढ़ानी है, वहां आपके सवाल का जवाब कवर हो जाएगा। हाँ जी, वो कहते हैं सर एक दफा रिपीट करते हैं, मैं बता देता हूँ। पेबैक पीरियड का फ्लॉ ये है कि आपके असल पैसे रिकवर होने के बाद वाले सालों के कैश फ्लोस को अहमियत नहीं दी जा रही, हालांकि वो बेचारे माइनस में जा रहे हैं और इधर वो देखिए पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि इसका रिकवरी पीरियड 3 साल है इसीलिए ये इग्नोर हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक, और ये प्रोजेक्ट क्या होता है एक्सेप्ट, हालांकि उसमें बाद में आपके गले नुकसान पड़ना है, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग दीज नेगेटिव कैश फ्लोज आफ्टर रिकवरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम क्या है, जहां आपके पैसे असल रिकवर हुए उसके बाद वाले सालों में कैश फ्लोज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप इस चीज को अहमियत, जो कि पेबैक पीरियड के मेथड का फ्लॉ है, प्रोजेक्ट का फ्लॉ नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग मेथड में फ्लॉ है, ये बाद वाले सालों को अहमियत ही नहीं देता। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी लाइफ के कैश फ्लोज कंसीडर, इसको ये भी लिख सकते हैं, यही वाले पॉइंट को पता कैसे लिखा जा सकता है, पे बैक पीरियड इग्नोर्स द कैश फ्लोज ऑफ होल लाइफ ऑफ, ये ज्यादा आसान है, सारे सालों के कैश फ्लोज को कंसीडर किए बगैर डिसीजन मेकिंग लेता है, इस तरह भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। बात को करने के दो तरीके हैं। अच्छा, ये पांचवा पॉइंट भी मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये मैं पांचवें पॉइंट के एग्जांपल दे रहा हूँ, विदाउट एग्जांपल के पॉइंट्स जस्टिफाई नहीं हो सकते, मतलब हफ्ते रहेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर दो प्रोजेक्ट हैं, इसमें भी ए और बी, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, आपने जब वो बाद में घर जाके लेक्चर दोबारा देखना है, देखते हैं जरूर, ये नहीं है कि समझ आ गया बस भूल जाना आपने दूर बात में। मिसाल के तौर पर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है आज, इधर भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 5 साल लाइफ है, 30,000 आया, 70,000 आया, 60,000, हाँ जी 50 और 40, इधर 70,000, 30,000, 20,000, 60,000 और 50,000, मिसाल के तौर पर ये। क्या मुझे बता सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड क्या है? इसमें भी पैसे 2 सालों में वापस आ जाएंगे, ये प्रोजेक्ट की आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिकवर हो? 2 साल। आपके हिसाब से तो दोनों सेम है, दोनों सेम ही है ना, 2 साल में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैश फ्लोस की टाइमिंग देखें, इधर 70,000 दूसरे साल में आ रहा है और इधर 70,000, तो आम जिंदगी का असूल होता है जितनी जल्दी पैसे मिले ना उतना अच्छा होता है, इन्फ्लेशन कम होता है इकोनॉमी में। यहाँ 70,000 सेकेंड ईयर में, इधर 70,000 किस ईयर में मिल रहा है? फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। तो जितने लेट कैश फ्लोज मिलते हैं उतना उनको बुरा समझा जाता है, लेकिन पेबैक पीरियड कहता है नहीं, चाहे साल 70 मिल जाए या दूसरे साल में 70,000 मिले, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट टेक्निकली, इट इज इनकरेक्ट। जितनी जल्दी 70 मिलेगा ना उतना बेहतर है, इसको कहते हैं टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। क्या कहते हैं इसको? यानी पेबैक पीरियड कहता है कि 70,000 का मेरे हिसाब से जो कैश फ्लो है ये ईयर 1 में मिले या ईयर 5 में मिले, इट इज इक्वली वैलिड। और मेरे मुताबिक 70,000 अगर ईयर 1 में मिले या 70,000 ईयर 5 में मिले, उनमें हेल ऑफ डिफरेंस है। क्यों? टाइमिंग गैप का इन्फ्लेशन होता है भाई इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट आता है, पैसे की वर्थ, पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, उस पैसे से 70,000 से जो आप 1 साल के एंड पे गुड्स खरीद सकते हैं, 5 साल के एंड पे वो 70,000 से आप उतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज नहीं कर सकते, पैसे की वैल्यू गिरती। उम्मीद है आपको ये बात समझ आती होगी कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो पेबैक पीरियड ही करता है। वो कहता है दोनों बराबर है, जितना मर्जी कर लो, और मैं कहूंगा नहीं, दोनों में से जेड़ा मर्जी नहीं करना, किसी और मेथड से फैसला करो। ये पेबैक मेथड का फ्लो है जी बच्चों। जी आपको बात समझ आ रही है भजन? अभी तक क्या मैंने डिसएडवांटेज बताए हैं? 3 बताए हैं मैंने। नंबर 1,
पे बैक पीरियड का आंसर क्योंकि रुपीज में नहीं है, इसीलिए शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा। पहला पॉइंट, थ्रू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इट इज नॉट क्लियर। दूसरा पॉइंट, हाँ, जहां हमारे असल पैसे रिकवर होंगे उसके बाद प्रोजेक्ट के साथ क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट कहां स्टैंड करेगा, ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं। पे बैक इसको इग्नोर करता है जो फ्लॉ है। नंबर तीसरा, पे बैक किस साल में क्या कैश फ्लो आ रहा है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को अहमियत नहीं देता। चौथा पॉइंट, वो जो मैं कह रहा था ना, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड से कंपेयर करना है, वो एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड मैनेजमेंट तय करती है और वो अपनी जजमेंट से तय, किससे तय करती है। और अगर वो एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड सही तय ना किया हो तो जितने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने थे शायद वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो। और जो रिजेक्ट होने चाहिए मतलब वो भी तो गलत हो सकता है ना। एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट से तय करना है, और जजमेंट कैन बी, दावा कैन बी रॉन्ग ऑलवेज। ये भी लिखा हुआ है शायद, ये पॉइंट नंबर कौन सा है, एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड जो है वो पॉइंट नंबर, हाँ ये सब्जेक्टिव है, ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा समझें। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो फॉर एग्जांपल 3 साल है। इस प्रोजेक्ट का पे बैक कितना है, 3 साल। टारगेट पे बैक जो है, क्या आपसे कल सेलेक्ट हुआ है, या टारगेट पे बैक या एक्सेप्टेबल पे बैक जो मैनेजमेंट का है वो है 4 साल। यानी मैनेजमेंट हर उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेगी इसका रिकवरी 4 साल है। ये प्रोजेक्ट कितने अर्से में है? इस प्रोजेक्ट की अगर एनपीवी निकाली जाए साल के तौर पर, कैसे एनपीवी निकाली जाए तो 3 साल के तौर पर। अब इस केस में अगर आप पे बैक पीरियड की बुनियाद पे देखें तो प्रोजेक्ट का क्योंकि पे बैक टारगेट पे बैक से कम है तो आप प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एनपीवी की ग्राउंड्स पे आपकी वेल्थ में इजाफे की बजाय ये प्रोजेक्ट आपकी वेल्थ में क्या करेगा, तो कई दफा पे बैक पीरियड एनपीवी से क्लैश में आ जाता है, इसमें आ जाता है। और अगर आप एनपीवी को अहमियत ना देने वाले बंदे हों तो फिर तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किए बैठे हैं जो कि एक्चुअली नुकसानदेह और जिसको एक्चुअली क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए था। तो ये दोनों पॉइंट तकरीबन करीब करीब है। पहला पॉइंट है कि एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड वैसे ही गलत एस्टिमेट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका एनपीवी के साथ भी क्लैश आ सकता है। इसके साथ क्लैश आ सकता है, एनपीवी के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन टारगेट पेबैक के मुताबिक आपको ये करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एनपीवी को प्रेफरेंस हमेशा देनी है। हमने कभी और किसी मेथड को अगर पढ़ना भी पड़ गया ना तो हमने किसी और मेथड को अहमियत, हमने ये फिक्रा याद रखना है, एनपीवी इज सुपीरियर टू ऑल टेक्निक्स। एनपीवी इज सुपीरियर टू, एनपीवी इज ऑलवेज प्रेफरेबल इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी मेथड से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है तो आपने कॉन्फ्लिक्टिंग की तो उसमें एनपीवी का कसूर नहीं है, अदर मेथड का कसूर है। मैंने बड़ी डिटेल से बता दी, बाकी आपने याद करने हैं। ये कोई पॉइंट समझ आया हो तो पूछ लें, बाकी ये काफी हद तक रिपीट हो सकते हैं, आप इसे रिपीटिशन भी कर सकते हैं, दोनों एक ही तरफ है पॉइंट्स। अब आपको एमसीक्यूज दिए मैंने, दिए पे बैक के एमसीक्यूज दिए हैं, तो बच्चे ये जरा पे बैक पीरियड के एमसीक्यूज करें। तो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं वो भी करें। मैं एक मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन, कि आपको नजर आ जाएंगे, तो उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तमाम स्टूडेंट ये करें एमसीक्यू, तो आपने खुद करने हैं, मैं भी टैली करूंगा। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, प्लीज इनको करें, पांचों को, 5 6 जितने भी हैं, जितने भी हैं करें। पेबैक भी एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पेपर में।
एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए नहीं, चांस कम है लॉन्ग के। बेचारा आएगा भी ना तो इसकी हैसियत 5 नंबर से ज्यादा की नहीं बनती, हैसियत ही नहीं इसकी बेचारे, इसकी अपनी हैसियत 5 नंबर से ज्यादा की। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, क्या आपको ये सवाल नजर आ रहे हैं? एमसीक्यूज करें इसको जरा प्लीज। क्या आपको ये फाइल आपको मिल जाएगी। अभी इसके नीचे मैं आंसर करूंगा क्योंकि आंसर नहीं है मेरे पास इसके, तो आप प्लीज इसको करें। जो समझ आ रहा है वो करते हैं। जो बच्चे घर से कर रहे हैं वो इसकी पिक्चर फिलहाल ले लें, तो मैं फिर आगे इसको शेयर करता हूँ। ताकि वो जो कुछ बच्चे कर लें कुछ ना करेंगे। एमसीक्यूज की डिटेल्ड वर्किंग पेपर में शो करना जरूरी नहीं होता, आपने बस आंसर ऑप्शन हाईलाइट करनी है। अगर कैलकुलेटर पे करके पता चल रही है तो लिख के करना पेपर में जरूरी। ठीक है, चले मैं आगे कर रहा हूँ। बच्चे जो घर से कर रहे थे मैंने कहा पिक्चर ले लें क्वेश्चंस की, अगर आपको आप स्लो कर रहे हैं ये अगले देख। कर लिए?
क्या आप लोगों ने कर लिया करेंटली कर रहे हैं अभी? अच्छा जी, देखिए जरा टैली करें। कहता है कंपनी $5 लाख की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है जिसकी लाइफ मशीन की कितनी है? 10 साल। मशीन से एनुअल कैश फ्लोज दिए हुए हैं, एनुअल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, जो कि थोड़ा मिसलीड है। प्रॉफिट्स नहीं चाहिए हमें, एनुअल प्रॉफिट्स हमें एनुअल प्रॉफिट्स नहीं चाहिए। रीडिंग में केयरफुल हो, एनुअल प्रॉफिट्स नहीं चाहिए। एनुअल क्या चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर प्रॉफिट दिया हो तो आपने कैश फ्लो, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू कैश फ्लो होता है, और माइनस डेप्रिसिएशन की जाए तो वो प्रॉफिट होता है, ये बताया था। उसने आपको एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन ना बताया हो तो स्ट्रेट लाइन से निकाल कर आप प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, देन वो एनुअल कैश फ्लो आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मेरा ख्याल है अब हमारा यहाँ क्या हो, तो एनुअल कैश फ्लो क्या आएंगे? 1,50,000 का प्रॉफिट है पर एनम, प्लस एड बैक एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू नहीं बताई हुई डिवाइडेड बाय लाइफ, तो एड बैक करके मेरा ख्याल है 2 लाख पर एनम। और पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये पर एनम सेम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज, तो ये आंसर आता है 2.5 ईयर्स। लेकिन मैंने तो यहाँ पे मंथ में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो अगर आपने मंथ निकालने हो ना तो ये जो 0.5 होता है इसको इनटू साल में 12 महीने होते हैं। साल में कितने मंथ होते हैं? तो 0.5 12 इक्वल मंथ निकल आएंगे, मतलब 6 माह बनेंगे तकरीबन। देखने से पता चलता है 2 साल है, तो 2 साल और 6 माह। लेकिन ये कई दफा एग्जैक्ट नहीं भी होगा, तो अगर आपको मंथ निकालने हो तो एग्जैक्ट मंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 0.5 ईयर्स इंटू 12 महीने, मेरा ख्याल है 6 मंथ आ जाता है। मैं वैसे ज्यादातर ईयर्स में एक्सप्रेस करने का कायल हूं जब तक कि वो खुद ना मांगो मंथ्स में। तो ये डी ऑप्शन, ऑप्शन डी मेरा ख्याल है सबने तकरीबन कैलकुलेट कर ली होगी। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ इसमें, और हर साल के तकरीबन डिफरेंट है, तो आप टेबल बनाएंगे ईयर्स, कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। जी, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो पहले साल कितना इनफ्लो है? 1 लाख का, तो बाकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 4 लाख। नेक्स्ट 150, तो 250, और नेक्स्ट 3 लाख है मेरा ख्याल है। तो अब आपका जो पे बैक है वो मोर देन 2 ईयर्स है बट लेस देन, तो आप कैसे करेंगे इसको? 2 ईयर्स जी, 2 ईयर्स प्लस पॉइंट्स में वो कैसे निकालेंगे?
तो मैंने आपको कहा था इसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, तो रिकवरेबल अमाउंट 50,000 को मैं क्या लिखूंगा जी, रिकवर्ड पॉइंट, इसका मतलब है 2 पॉइंट, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, रिकवरेबल अमाउंट कौन सी वाली, जो जहां से ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ है, तो नेगेटिव वाली रिकवरेबल है और पॉजिटिव वाली रिकवर्ड है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में क्या मांगा उसने, मेरा ख्याल है सेम यही सवाल है, नहीं नहीं, यस फिगर्स डबल है, अच्छा हाँ प्रॉफिट्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट उसने दिया हुआ है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, आप प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो आपके प्रॉफिट्स हैं इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो एनुअल डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल है 2 लाख आती है शायद, 1 मिलियन माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 2 लाख की एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, $2 लाख, तो ये हमारे पास जो टेबल बनेगा ईयर्स कैश फ्लोस, मैं थाउजेंड्स कॉमन ले रहा हूँ, पहले साल मेरा ख्याल है 300 होगा, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन करके कैश फ्लो 300 होगा, दूसरे साल मेरा ख्याल है 400 होगा, और तीसरे साल जो है 450, तो पे बैक पीरियड जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड अगर हम करें, रिकवरेबल डिवाइडेड बाय रिकवर्ड जी कितना है, तो 2.67 इयर्स, अच्छा यहाँ पे मंथ निकालने पड़ने हैं, तो ये 8 मंथ्स आते हैं, कैसे 0.67 इंटू 12, ये आंसर है, पता चला ये मंथ्स में कन्वर्ट कहे तो करना, नहीं तो नहीं, ये आंसर था मेरा 2.67, और मैंने इसको 0.67 को इंटू 12 कर दिया है। नेक्स्ट चौथे वाला तो सिंपल है, क्या आंसर है इसका, 525, क्या कहता है, कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है जिसकी लाइफ 10 साल है, एनुअल कैश फ्लोज 150 होंगे, और उसका पे बैक आपको दिया हुआ है 3 इयर्स एंड 6 मंथ, जिसको हम अगर इयर्स में काउंट करें तो 3.5 इयर्स, आपसे कहता है बताओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, अब ये फॉर्मूले का रिवर्स यूज है, तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, तो ये 3.5 इयर्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्स है, एनुअल कैश फ्लो 1,50,000 है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, 150 इंटू 3.5, 525,000, ये आंसर है, ठीक है, 3.6 ना लिख दीजिएगा, कई जवान 3.6 लिखते हैं, सर 6 दिया हुआ हो भाई, वो मंथ है और ये एक्सप्रेस ईयर्स में होता है मोस्टली। अगला तो सिंपल है, कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या इज यार एक होगी तो इज है, दो होगी तो, या ज्यादा है तो, कहता है पे बैक पीरियड में कैश फ्लोस कंसीडर किए जाते हैं, ये ट्रू है, पे बैक पीरियड में होल लाइफ कंसीडर की जाती है, ये फॉल्स है, पे बैक पीरियड उन बिजनेसेस के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम या पैसों की कमी होती है, जी ये ट्रू है, तो 1 एंड 3, ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी फॉल्स वाली बतानी है, पे बैक पीरियड में प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, फॉल्स, पे बैक पीरियड में कैश फ्लोस कंसीडर किए जाते हैं होल लाइफ के, नहीं, फॉल्स, होल लाइफ के नहीं किए जाते। नेक्स्ट, पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस को कंसीडर नहीं किया जाता, ये ट्रू है, तो 1 एंड 2 फॉल्स हैं, 1 एंड 2 फॉल्स, बी आंसर, किसी ने बी के अलावा को मार्क किया हो, सारी ऑप्शन पढ़नी है ध्यान से, यहाँ पे होल लाइफ लिखा हुआ था, खाली कैश फ्लोज नहीं लिखा हुआ, कैश फ्लोज ऑफ होल लाइफ लिखा है मैंने,
तो ये एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा दोबारा जाके, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। हमारा वैसे आज का टॉपिक जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, लेकिन ये हमने कल वाला वाइंड अप किया है एमसीक्यूज वगैरह करके। तो आ जाए जनाब। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके बगैर एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हाँ जी, टाइम वैल्यू जी। आवाज नहीं आ रही? जी बेटा आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। हाँ जी आवाज आ रही है क्लियर? काइंडली कंफर्म करें। अब ठीक है चलें। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू में क्या होती है, और उसकी तीन वजूहत हैं। हाँ जी, तीन रीजन है, जिसमें सबसे पहली रीजन है इन्फ्लेशन। अगर मैं आपसे कहूं आपको 1 लाख रुपया आज ले लें या 1 लाख रुपया 3 साल बाद ले ले, तो वो आज वाला हर बंदा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसकी पहली वजह है कि 3 साल में इकोनॉमी में इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा कि आपके लिए वो 1 लाख की को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, पहली वजह क्या होती है पैसे की वैल्यू वर्थ कम होने की? इन्फ्लेशन। दूसरी वजह ये होती है कि जितनी लेट पैसे आपको मिलते हैं, आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को परफॉर्म, तो पैसा लेट मिलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। पैसा लेट मिलने की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस यू आर अनएबल टू मेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दोस फंड्स। मुझे 1 लाख आज मिल जाए, मैं चावल लेके 6 माह बाद बेच दूंगा, फिर और कुछ खरीद लूंगा। लेकिन अगर वही मुझे 3 साल बाद 1 लाख रुपया मिले, तो मैं तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाया कर चुका होऊंगा। इज इट क्लियर? जल्दी पैसे मिलने से बेनिफिट्स हैं, लेट पैसे मिलने से क्या होता है, पैसों से जो कमाई कर सकते थे आप वो नहीं कर पाएंगे। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की वैल्यू क्यों कम होती है? तो तीसरी वजह है कि फ्यूचर इज अनसर्टन। पता नहीं जिस पार्टी से पैसे मिलने हैं वो देने से मुकर ही ना जाए, वो डिफॉल्ट ना हो जाए, वो अल्लाह को प्यारी ना हो जाए, है वो इनकारी ना हो जाए, मैंने नहीं देने, जाओ भाग जाओ। ठीक है, कितनी रीजन है बच्चों? फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की जो वर्थ है वो आज मिलने वाले पैसों के मुकाबले में कम है। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ना करने की वजह से, और तीसरा फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, इसीलिए। अब ये जो मनी का कॉन्सेप्ट है और इसकी इम्पोर्टेंस, तो मेरा ख्याल इम्पोर्टेंस है उसमें, मैंने को रटन नहीं लगाया हुआ, तो इम्पोर्टेंस शायद पहले है और एप्लीकेशन बाद में। अगर आप टाइम वैल्यू का फैक्टर कंसीडर करेंगे तो जो आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है रियलिस्टिक होगी, यानी आप रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से अपने जितनी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करेंगे वो रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे होगी। और अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखते तो आपकी जो फैसला साजी है वो क्या होगी? अनरियलिस्टिक होगी। देखिए मैं 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगले 5 सालों में मुझे पैसे वापस आने हैं, तो अगले 5 सालों की जो वर्थ है और जो आज पैसे खर्च हो रहे हैं दोनों की वर्थ सेम
तो वो वर्थ सेम नहीं हो तो फिर फैसला गलत है। आपका फैसला गलत है अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किए बगैर डिसीजन कर लिया। मिसाल के तौर पर ये टाइमलाइन है, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद 20,000, 30, हाँ जी, फिर 20 और 40। अगर आप डिसीजन मेकिंग के लिए इन सबको करें ऐड, मेरा ख्याल है 50 + 40 90, हाँ टोटल कितना करें और आप कहें देखो ज्यादा आ रहा है, ये डिसीजन मेकिंग गलत है। 1 लाख आज जा रहा है और ये 120 आपको कितने अरसे में, ओवर द 5 ईयर्स। तो इस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, ये गलत डिसीजन मेकिंग है। ये जो डिसीजन मेकिंग मैं करने जा रहा था ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करके है। सीधा सीधा जमा कर दिया पर ठीक है, ऐसे नहीं करना। सीधा सीधा जमा नहीं करना कि अगले 5 सालों में जो कमाया सीधा सीधा जमा कर दो जैसे पे बैक पीरियड में सीधा सीधा दे, नहीं ऐसे नहीं करना। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन होनी चाहिए क्वेश्चन में? अब मैं पेपर में आ जाता हूँ। हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन करने के बाद डिसीजन मेकिंग होगी? तो याद रखें, सबसे पहले तो जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होगा उसमें जो फ्यूचर के कॉस्ट वो हमेशा 1 ईयर दिए होंगे। जब भी लेस देन 1 ईयर का डिसीजन होना उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई नहीं होती। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट होंगे मोर देन 1 ईयर, या डाटा ही 1 साल से ज्यादा का होगा। ये लिखा हुआ नोट्स में, चेक करना। ये नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ये बल्कि नीचे लिखा हुआ है मोर देन 1 ईयर के कॉस्ट और बेनिफिट्स ये होंगे। ठीक है, मैं ये यहाँ से बता रहा हूँ नोट्स में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये उसकी रीजंस थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंस क्या है, रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कब अप्लाई करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी? जब क्वेश्चन में जो डाटा हो वो 1 साल से और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया हो या कैलकुलेट हो सकता हो। ये कहाँ यूज होगा बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आ जाए तो समझ जाए यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा डिसीजन मेकिंग के। इज इट क्लियर? कौन सा रेट, ये क्या होता है अभी बाद में बात करें, अभी नहीं। एनपीवी जब करवाऊंगा ना तब करें। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करने की 2 कंडीशन है, दोनों इकट्ठी पूरी हो जाए तो अच्छा है, कोई एक भी पूरी हो जाए तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों पूरी होना जरूरी है। नंबर 1, फ्यूचर के कॉस्ट और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के हों और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया हो। इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो हमें ये पता हो कंपाउंडिंग किसे कहते हैं और डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं। बल्कि सॉरी, इससे पहले भी टाइमलाइन, ये बेहतर है। टाइमलाइन क्या होती है, ये फायदा ये आपको टॉपिक्स बाद में पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं जी। टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है और टाइमलाइन की कुछ एजम्पशंस भी हैं। टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आज एक बच्चे ने पहले पूछ लिया था, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। ये टाइमलाइन है, गैप के बाद ये अब माशाल्लाह आपने क्यूएम पढ़ी हुई है, जिन्होंने पढ़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अभी पढ़ ले। ये जो 0 होता है ये कोई ईयर नहीं है, जो बच्चा इसको आइंदे से ईयर कहेगा वो गलत है। इट इज जस्ट 1 डे, 0 इज जस्ट 1 डे। ईयर नहीं कहना, ईयर 0 नहीं है, इट इज जस्ट 1 डे। अगर आज 1 जनवरी या आज जो भी डेट है, आज क्या डेट है, 20 सितंबर, अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं तो बस आज का दिन ही 0 है, कल से 0 नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये जो 0 है ना, इट इज जस्ट 1 डे। इसके को 8-9 नाम है। 0 को नाउ भी कहते हैं, नोट्स में देखने लिखे हुए नाउ, डे,
करंटली चेक करिए, नाम लिखे हुए सारे जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों या मैं मेरे जेहन में सारे चल रहे हैं। नाउ, आज, नाउ, डे, करंटली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इमीडिएटली, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, स्टार्ट ऑफ ईयर वन, क्या नाम, स्टार्ट ऑफ ईयर वन भी कहते हैं इसको, ये ईयर वन का एंड है, ये एंड ऑफ ईयर वन है या पीरियड वन, ये एंड ऑफ ईयर टू है यार। तो याद रखें, अगर एंड ऑफ ईयर वन ये है तो स्टार्ट ऑफ ईयर वन जीरो को कहेंगे। जी भाईजान, क्या क्या नाम है जरा प्लीज आप, नहीं जी, क्या क्या नाम है, कुछ के साथ बताए ना। नाउ, टुडे, करंटली, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, स्टार्ट ऑफ ईयर वन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ कमर्शियल। ये नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ वो कहेगा जी स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन पे ये अमाउंट पे किया है, आप पूछेंगे ये किधर जानी है, तो भाई स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन इस डेट को कहते हैं, जीरो वाली डेट को स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी लैंड खरीदने के बाद, फैक्ट्री खरीदने के बाद आज से ही प्रोडक्शन शुरू, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सवालों के लिए ये assumption है, ठीक है। इस डेट को क्या कहते हैं, मेन इसका नाम नाउ या टुडे है। इसको क्या कहेंगे, ये जो फोर है इसको क्या कहेंगे, एंड ऑफ पीरियड फोर या एंड ऑफ ईयर फोर, ठीक है, या इन 4 years टाइम भी कहते हैं इसको, इन 4 years टाइम क्या कहते हैं इसको, बस वो कहते हैं टाइम वी विल सेल द प्लांट। अब आप कहते हैं ये इन 4 years टाइम का मतलब क्या है, तो इन 4 years टाइम का मतलब एंड ऑफ ईयर फोर है। समझ आ रही है बात आपको, इसको क्या कहेंगे, ईयर थ्री, ठीक है, ये एंड ऑफ ईयर फोर है। जी भाईजान, स्टार्ट ऑफ ईयर फोर कहां पे होगा, आम जिंदगी में एक दिन का फर्क होता है, लेकिन टाइमलाइन पर ये जो एंड ऑफ ईयर थ्री है इसी के बराबर स्टार्ट ऑफ ईयर फोर भी इसको ही समझा जाएगा। एंड ऑफ ईयर वन को, एंड ऑफ ईयर वन को स्टार्ट ऑफ ईयर टू भी कहते हैं। नहीं समझ आ रही, एंड ऑफ ईयर टू को, आम जिंदगी में जो एक दिन का फर्क होता है ना कैलेंडर पे, टाइमलाइन उसको नहीं मानती, वो कहती है नहीं दोनों डेट्स हैं, एंड ऑफ ईयर वन और स्टार्ट ऑफ ईयर टू में एक दिन का फर्क है, विच इज इमटेरियल टू प्रेजेंट ऑन टाइमलाइन, तो वो कहती है दोनों सेम समझे, स्टार्ट ऑफ ईयर टू भी वही है और एंड ऑफ ईयर वन भी वही है। इसी तरह एंड ऑफ ईयर टू को स्टार्ट ऑफ ईयर, ये जो गैप है ये इसका भी नाम है, लेकिन फिगर इसके नीचे नहीं लिखनी, ये जो 0 से 1 के दरमियान गैप है इसको कहते हैं ड्यूरिंग ईयर वन। क्या कहते हैं इसको, ड्यूरिंग ईयर वन या ड्यूरिंग पीरियड वन। जिसको टाइमलाइन नहीं आती उसने फिर सवाल के साथ जुल्म करने हैं। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, वन और टू के दरमियान जो ये गैप है, ड्यूरिंग ईयर, ये टू और थ्री के दरमियान जो गैप है ड्यूरिंग ईयर थ्री, ईयर फोर। समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, नोट्स में ये टाइमलाइन नहीं बनी हुई, नोट्स में तो सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, तो इसको इस तरह समझ लें जी। एंड ऑफ ईयर थ्री का मतलब ईयर थ्री में आना है, एंड ऑफ ईयर थ्री का मतलब किस में आना है, थ्री के नीचे। स्टार्ट ऑफ ईयर थ्री, स्टार्ट ऑफ ईयर थ्री कह दे तो वो थ्री में नहीं लिखना, वो ईयर लिखनी है। ड्यूरिंग ईयर थ्री कह दे तब भी खींच के उसको एंड पे ले जाना है। और अगर वो कहते हैं ना ड्यूरिंग ईयर थ्री, तो ड्यूरिंग के नीचे कोई रकम नहीं लिखनी, ड्यूरिंग के नीचे तो वो आपने बाय डिफॉल्ट उसको एंड पे लिखनी। ये टाइमलाइन की assumption है, साथ ही assumptions भी शामिल है। इज इट क्लियर, ड्यूरिंग ईयर, एंड ऑफ ईयर थ्री, दोनों ने थ्री में आना है।
स्टार्ट ऑफ ईयर 3 ने 3 में नहीं आना। स्टार्ट ऑफ ईयर 3 मींस वी विल बैक, इसलिए आएंगे रकम। बस वो कहते हैं स्टार्ट ऑफ ईयर 3 पे आप ये कॉस्ट पे कर रहे हैं, अब आप उसको ईयर 3 वाले कॉलम में लिखेंगे या ईयर 2 वाले में रखेंगे या ईयर 4 में। तो अगर वो कह दे स्टार्ट ऑफ ईयर 2 वाले कॉलम में ले आएंगे, एंड ऑफ पीछे खींचिए। बस यहाँ तक आज, बाकी नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। वो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले इसमें, तो वो जरा आपने कल पढ़ के आने, सिर्फ 2 फॉर्मूले, सारी क्यों नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले, ये जरा घर से पढ़ के आना है आपने। ये assumption मैं जरूर कराऊंगा, बाकी आप कराएं चाहे। ये फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, ये एग्जांपल वगैरह कराएं। बाकी टॉपिक ये मैंने कल इसमें से सिर्फ assumption करवानी है, बाकी जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो एक एक लाइन का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस आज इतना ही। कल हम आगे चलेंगे, लेकिन आप ये पढ़ के आइएगा। ओके, अल्लाह।